नमस्कार, मैं अवधेश यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो कोल इंडियंस। आज मैं बात करने जा रहा हूं एनसीएल डेली रेटेड कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी के बारे में। मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आपको एक सैलरी स्लिप और बताऊंगा कैसे होती है एक एक कैलकुलेशन। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एक सैलरी स्लिप डेली रेटेड एम्प्लॉय की। शुरुआत करेंगे पहली लाइन से। देखिए, पहली लाइन में ज़्यादातर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें कि पैन नंबर होता है, एम्प्लॉय नंबर होता है, डिपार्टमेंट लिखा रहता है, नाम भी होता है यहाँ पे। ये सब सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने ब्लर कर दिया है। बैंक अकाउंट नंबर भी रहता है, साथ में होता है भविष्य निधि यानी कि सीएमपीएफ खाता नंबर। ठीक है, ये देखिए डेजिग्नेशन को मैंने छोड़ रखा है। डेजिग्नेशन है ईपी फिटर ग्रेड 2। जिनकी ये सैलरी स्लिप है वो ईपी फिटर ग्रेड 2 में है, श्रेणी सी लिखा हुआ है। ज्वाइनिंग के समय नई ज्वाइनिंग को ईपी फिटर ग्रेड 3 मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इनकी बेसिक जो है 2250 रुपये 21 पैसे है। ठीक है, जबकि फिटर ग्रेड 3 को ज्वाइनिंग के समय 1065 रुपये 55 पैसे ही मिलेंगे। आप अपनी कैलकुलेशन इस फार्मूले में देख रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही महंगाई भत्ता दर है 24.095%। ठीक है, ये चौथे महीने की सैलरी स्लिप है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 2020 चौथे महीने की सैलरी स्लिप है। अभी महंगाई भत्ता दर 24.195 हो गया है। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड है, मगर अभी जो सारी कैलकुलेशन देखी जाएगी वो 24.095 के हिसाब से ही देखी जाए। बात करेंगे उपस्थिति सेक्शन यानी अटेंडेंस सेक्शन की। ठीक है, इसमें देखिए सामान्य 23 लिखा हुआ है। सामान्य मतलब आप नॉर्मल ड्यूटी किए हैं 23 दिन। ठीक है, उसके बाद रविवार 4 लिखा हुआ है, मतलब संडे को 4 दिन ये ड्यूटी आए हुए हैं। अगर ये संडे को ड्यूटी नहीं किए होते तो ये कॉलम भी खाली होता है बाकी की तरह। और समयोपरि घंटा 3 घंटे, मतलब ओवर टाइम इन्होंने 3 घंटे किया है। परि इमदाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के लिए कैलकुलेशन 27 है। ये 27 कैसे आया? 23 दिन इन्होंने नॉर्मल डेज में ड्यूटी की है, 4 संडेज़ को की है, तो मतलब ये जितने दिन फिजिकली गए हुए हैं ड्यूटी के लिए वो टोटल यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये 27 दिन इस पर कैलकुलेट किया जाता है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। वो अगले सेक्शन में दिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं उपार्जन यानी अर्निंग सेक्शन की। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे रविवार से। रविवार का पेमेंट कैसे बनता है। आपको बता दें कि डेली रेटेड एम्प्लॉय के केस में रविवार हॉलीडे होती है। जितने भी रविवार आपके महीने में पड़ेंगे वो आपकी छुट्टी होती है। उसके बाद जो बाकी दिन है उसी के ही सैलरी मिलती है। यानी अगर मान लीजिए महीने में 30 दिन है, अगर उसमें 4 रविवार पड़ गए तो 26 दिन आपको नॉर्मली ड्यूटी आना है और 26 दिन का बेसिक मिलना है, उसके हिसाब से डीए मिलना है। मगर कंपनी में काम होने की वजह से आपके ऊपर के अधिकारी आपको संडे को बुला सकते हैं। तो जब आपको संडे को बुलाया जाता है तो उसका पेमेंट भी मिलता है। तो जैसे इनके केस में इन्होंने 4 संडे ड्यूटी किया है, तो 4 संडे का यहाँ पे वेतन देखिए, रविवार का कॉलम है, रविवार / सवैतनिक अवकाश या पब्लिक हॉलीडे भी बोलते हैं। तो रविवार को जब ये 4 दिन आए तो 4 दिन का बेसिक प्लस डीए देखिए यहाँ पे अलग से इनको मिला हुआ है 11,169 रुपये 59 पैसे। ये सिर्फ 4 दिन की सैलरी है। अब होता क्या है कि जब आप रविवार को ड्यूटी करते हैं तो आपको उसके बदले एक रेस्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने रविवार को ड्यूटी कर ली तो अब रेस्ट आपका ख़त्म हो गया। आपको एक रेस्ट मिलेगा, तो वो जो नेक्स्ट रेस्ट जो मिलेगा उस रेस्ट का भी पैसा मिलता है। वो रेस्ट ऐसा नहीं है, डेली रेटेड का मतलब होता है कि आप जिस दिन आएंगे उसी दिन सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट के दिन सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। चूँकि आपने रविवार को ड्यूटी किया है तो ये स्पेशल कंडीशन है यहाँ पे कि जब आप रविवार को आएंगे तो उसके बदले जो रेस्ट मिलेगा उसकी पेमेंट आपको होगी। तो उसकी पेमेंट देखिए यहाँ पे जुड़ जाती है। यहाँ पे जैसे इनकी नॉर्मल जो ड्यूटी थी 23 दिन की थी, प्लस यहाँ पे 4 पेड रेस्ट हो जाते हैं जो रविवार के बदले मिले। तो टोटल इनका 27 डेज का कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। 27 इंटू बेसिक पे करेंगे 2250 रुपये 21 पैसे पर डे के, तो ये मूल वेतन आ जाएगा यहाँ पे इनका। इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने रविवार से शुरू किया, वरना यहाँ मूल वेतन से शुरू करता। तो मूल वेतन अब इनका 27 दिन का इतना हो गया 60,755.67 रुपये।
अब इस मूल वेतन पे आप कैलकुलेट करेंगे 24.095 के रेट से डीए, तो वो आ जाएगा 14,639 रुपये 8 पैसा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आवास भत्ता के बारे में बात करते हैं। आवास भत्ता देखिए यहाँ पे है, इनके केस में 4,158 रुपये 52 पैसे। तो आवास भत्ता इनको 8% के रेट से मिला हुआ है, बेसिक का इंटू बेसिक। ये 2016 का बेसिक है, ये उसी समय का फिक्स बेसिक है, उसी पे 8% इनको मिलेगा और ये नेक्स्ट वेज बोर्ड तक 8 मिलता रहेगा। ये 8% 9% होगा कब, जब डीए आपका 25% को क्रॉस कर जाएगा तो ये 9% हो जाएगा। फिर 50% अगर डीए क्रॉस करेगा तो ये 10% हो जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, उसके हिसाब से ये गवर्न होगा। अब आते हैं परिवहन इमदाद की बात करते हैं, 621 रुपये। देखिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी इसको बोलते हैं, तो ये 23 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलती है नॉर्मल केस में। लेकिन अगर आपके पास बाइक है, अगर उसका पेपर जमा करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट में, तो आपको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलने लगेगी। चूँकि इन्होंने पेपर नहीं जमा किया हुआ है, इनके पास बाइक नहीं है, तो इनको 23 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 27 दिन का पैसा मिला हुआ है, क्योंकि 27 दिन इन्होंने फिजिकली ड्यूटी की है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आपका जो आवास भत्ता है, एचआरए जो यूपी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें केवल 2% ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण इलाके हैं। चूँकि ये शहरी इलाका में सिंगरौली का पोर्शन आता है, तो वहाँ पे 8% मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं विशेष भत्ते पे बात करते हैं। विशेष भत्ता है 4% ऑफ बेसिक। ये बेसिक होगा 26 दिन का, और ये 26 दिन का बेसिक होगा 2016 का, ये ध्यान रखिएगा। ये उसी समय का फ्रीज किया हुआ है, तो उस समय के बेसिक का इंटू 26 इंटू 4% ये फिक्स रेट है, ये हर महीने आपको मिलता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं समयोपरि वेतन यानी ओटी के पैसे के बारे में बात करते हैं। तो ओटी जैसे इन्होंने 3 घंटे ओटी की थी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन 3 घंटे की नहीं होगी, क्योंकि आप जितने घंटे ओटी करेंगे उसके जस्ट डबल घंटे का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे जब इन्होंने 3 घंटे ओटी की, मतलब 6 घंटे का इनको पैसा मिलेगा। 2250 रुपये, जैसा कि आपको पता है 2250 रुपये 21 पैसे की ये 8 घंटे की सैलरी है। एक दिन की सैलरी मतलब 8 घंटे की सैलरी, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 घंटे की सैलरी 2094 रुपये 30 पैसे आ जाएगी। अब आते हैं, देखिए विविध उपार्जन के बारे में बात करते हैं। विविध उपार्जन में कोड 27 जो है, इसके पीछे इस सैलरी स्लिप के पीछे लिखा रहता है, उसमें विशेष प्रोत्साहन यानी स्पेशल इंसेंटिव इनको मिला है 11,112 रुपये 13 पैसे। ये हर महीने नहीं मिलता है, ये 3-4 महीनों में मिलता रहता है। तो ये इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसके बारे में कोई फिक्स रूल नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात करूँगा नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कटौतियों के बारे में। कटौतियाँ यानी डिडक्शन, क्या क्या आपकी सैलरी से कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है भविष्य निधि यानी CMPF। ये कटौतियाँ आपको आगे चल के मिलेंगी। तो भविष्य निधि होता है 12% के रेट से, आपके बेसिक प्लस डीए का 12% के रेट से काट लिया जाता है हर महीने, और इतना ही गवर्नमेंट जमा करती है, और आपके रिटायरमेंट के बाद ये वापस मिल जाती है। आप चाहें तो बीच में भी निकाल सकते हैं, अपने नियम, इसके लिए अलग से नियम सेट हैं, उस नियम के हिसाब से। इसके बाद आते हैं, इसी कटौतियों के सेक्शन में आपका 7% के रेट से पेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो पेंशन आपका 26 दिन का बेसिक प्लस डीए कैलकुलेट करके उससे 7% डिडक्ट करेंगे, तो ये पेंशन आ जाएगा 5,082 रुपये। ठीक है, इसके बाद आता है आयकर। ये आयकर का सेक्शन है, जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर यानी कि अपने जो कंपनी है उसका ये कर्तव्य है कि सभी अपने एम्प्लॉइयों का एडवांस में टैक्स काटे और जमा करे, ताकि आखिर में ऐसा ना हो कि 2-3 महीने सैलरी ना देनी पड़ जाए, मतलब बिना सैलरी के एम्प्लॉय को ना रखना पड़ जाए। इसलिए हर महीने थोड़ा थोड़ा करके टैक्स कटता रहता है, प्रोजेक्शन के हिसाब से कि इनकी सालाना कितनी तनख्वाह होगी उस हिसाब से कटता रहता है। इनके केस में 12,500 रुपये हर महीने कट रहा है। इसके बाद आते हैं, देखिए जीवन बीमा। ये ऐच्छिक कटौती है, इन्होंने जीवन बीमा का डायरेक्ट यहीं से डिडक्शन करा रखा है, चाहे तो आप बाहर से भी कटा सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी हित योजना, इन्होंने जो भी अपने यूनियन है उसको फॉर्म भर के फिलअप करके दिया होगा, जिसकी वजह से इनका 50 रुपये यहाँ पे कट रहा है। ठीक है,
सैलरी स्लिप के सबसे दाहिने और नीचे तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा कुल वेतन, कटौतियाँ और निबल वेतन का कॉलम, ये तीनों देखिएगा। ये फाइनल स्टेटस है। तो कुल वेतन जितनी अर्निंग्स के जितने कॉलम थे सबको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 1,06,629 रुपये 55 पैसे। इनके केस में ये अर्निंग हो जाएगी। कुल कटौती डिडक्शन वाले सारे कॉलम्स को ऐड करेंगे तो 33,206 रुपये आ जाएंगे। ये सारी कटौतियाँ हो गई। अब कुल वेतन से कटौतियों को निकालने के बाद आता है 73,423 रुपये 55 पैसे। ये इनके अकाउंट में सैलरी गई होगी चौथे महीने की। तो ये रहा सैलरी का फाइनल डिटेल। इसके बाद देखिए सबसे नीचे रो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहती हैं, जिसमें से रहती हैं, सबसे लेफ्ट तरफ आइएगा तो शेष अवकाश, यहाँ पे देखिएगा शेष अवकाश। इसमें आकस्मिक अवकाश इनकी 11 है, अर्जित 57 है, चिकित्सा 17 है, अर्धवेतन नहीं है, अर्धवेतन होती नहीं है एक्चुअली। चिकित्सा अवकाश को अगर हाफ कर दिया जाए तो अर्धवेतन होता है, ठीक है। तो अब संचयी उपार्जन क्या चीज़ है, सबसे नीचे ये भी है, देखिए ये संचयी उपार्जन होता है फाइनेंशियल ईयर का कुल योग। फाइनेंशियल ईयर एनसीएल में चलता है मार्च टू फरवरी। तो मार्च और अप्रैल, चूँकि ये अप्रैल महीने की सैलरी है तो मार्च प्लस अप्रैल का ये योग होगा। तो कुल आय 2 महीने का इनका इतना था, आयकर इतना कटा, बाकी सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई, आपका जो उपस्थिति का कॉलम था, अगर मान लीजिए आप कोई छुट्टी लेते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर आपने CL 1 लिया होता तो इस कॉलम में 1 ऐड हो जाता, या EL लिया होता अर्जित अवकाश तो अगर 1 लिया तो यहाँ पे लिख के आ जाता। इस तरह से कोई भी छुट्टी होती। OD देखिए यहाँ पे आउट स्टेशन ड्यूटी होता है कि अगर आपको कहीं ट्रेनिंग में भेजा गया है बाहर, अगर स्टेशन पे आप नहीं हैं तो वो कॉलम ये है। अवैतनिक अवकाश यानी अगर आपने अटेंडेंस भी नहीं लगाई है, आपने कोई छुट्टी भी नहीं दी है तो ये यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। मान लीजिए 2 दिन आप गायब हैं तो ये 2 दिन का मतलब सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह के बाकी सारी चीज़ें हैं। देखिए इस सैलरी स्लिप से मैंने बताना चाहा है कि कैसे कैलकुलेशन होता है, ये तो आपने समझ लिया होगा। आप अगर नई वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी आप कैलकुलेशन चाहें तो कर सकते हैं। 1,065 रुपये 55 पैसे जैसे टेक्नीशियन के केस में जो मूल वेतन दर है, तो इनके 2,250 रुपये 21 पैसे की जगह पे आप अपना वेतन रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये देना होगा कि आप जब नई भर्ती में लोग ज्वाइन करते हैं तो उस समय 6 महीने तक संडे, यहाँ पे जिस संडे मिला था, जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो संडे का मिलता है 4 दिन का, वो संडे आपके 6 महीने तक नहीं मिलते हैं। जो प्रोबेशन पीरियड होता है तो 6 महीने आपको संडे नहीं मिलेगा, 6 महीने आपको समयोपरि घंटा जो है OT कुछ भी नहीं मिलेगी। 6 महीने के बाद ये सब स्टार्ट होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद अगर कंपनी में आवश्यकता है, आपके ऊपर के अधिकारी चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरत है, तभी आपको मिलेगी। इसका कुछ फिक्स नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल जो सैलरी है वो आपकी सिर्फ बेसिक प्लस DA, मतलब 26 दिन का बेसिक आप कैलकुलेट कर लीजिए। DA जो 24.195 आज की डेट में है, कैलकुलेट कर लीजिए। बेसिक प्लस DA ये फाइनल सैलरी है। उसके साथ HRA तो मिलेगा आपको और विशेष भत्ता भी मिलेगा। तो ये रहेगी आपकी स्टार्टिंग में सैलरी। लेकिन 6 महीने के बाद आप उम्मीद करिए आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और OT जैसे इनको तो काफ़ी कम 3 घंटे यहाँ पे है, और ज़रूरत के हिसाब से ये 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे भी मिल सकती है। तो इस तरह से सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है संडे OT को मिला करके। तो वो जगह और सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके कुछ काम आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसमें सुधार या आपको सलाह देने की।